अब अगला सिद्धांत 41वां देखिए, आर्यावर्त देश। तो आर्यावर्त देश कहाँ से कहाँ तक है उसका थोड़ा सा विवरण महर्षि जी ने दिया। हिमालय, तो हिमालय पर्वत वहाँ से लेकर विंध्याचल, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, इन चारों के बीच और जहाँ तक उनका विस्तार है उनके मध्य में जो देश है उसका नाम आर्यावर्त है। तो ये चारों दिशाओं का जो उल्लेख किया है यहाँ पर, उस समय आर्यावर्त देश इतने एरिया को बोलते थे। अब तो खैर नाम भी बदल गए और कुछ सीमाएं भी बदल गई हैं। आजकल तो क्या भारत का नाम इंडिया बोलते हैं लोग, तो बहुत सारे तो इंडिया बोलते हैं। हाँ, पर इंडिया हमारे देश का नाम थोड़ी है, ये तो अंग्रेज़ों ने रख दिया इंडिया। और इंडिया से पहले तो भारत था, हैं, कुछ बीच में हिंदुस्तान भी आया था, हिंदुस्तान भी कहने लगे थे इसको। तो इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, और इससे भी पुराना पीछे चले जाएंगे तो सबसे पुराना नाम आर्यावर्त देश है। वो जो सुबह संकल्प पाठ करते हैं उसमें भी आर्यावर्तांतर्गत है, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो आर्यावर्त तो प्राचीन नाम है, करोड़ों साल से चल रहा है, इसलिए अपना आर्यावर्त देश है। यहाँ के हम निवासी हैं और जो यहाँ रहते हैं और जिनका गुणकर्म आर्यों के अनुकूल है वो आर्य कहलाते हैं। आर्यावर्त देश, जब हमारे देश का नाम ही आर्यावर्त है तो हम यहाँ के निवासी होंगे या जापान के होंगे? हमारे देश का नाम आर्यावर्त, तो जो आर्य लोग हैं उन्हीं का ही तो देश होगा ना, तभी तो आर्यावर्त नाम है इसका। तो इस नाम से, प्राचीन नाम से भी पता चलता है कि आर्य लोग सदा से यहीं के निवासी हैं, बाहर से नहीं आए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब दस्यु की बात करेंगे। दस्यु 42वां सिद्धांत। दस्यु अनार्य अर्थात जो अनाड़ी, आर्यों के स्वभाव और निवास से पृथक, डाकू, चोर, हिंसक, जो कि दुष्ट मनुष्य है, वह दस्यु कहलाता है। तो आर्य का विपरीत अनार्य, नञ तत्पुरुष समास करेंगे, आर्य शब्द में अन लगाएंगे, अन आर्य, अनार्य। जो आर्य नहीं है, आर्य से विपरीत गुणकर्म स्वभाव वाला है, उसको अनार्य कहेंगे। तो अनार्य को ही हिंदी भाषा में अनाड़ी कहते हैं। अनाड़ी किसको कहते हैं? जो ठीक से नहीं जानता है ना, कि भाई तुम्हें ये काम भी नहीं आता, बहुत अनाड़ी आदमी हो, तो उसको अनाड़ी मतलब उसमें एक्सपर्ट नहीं है। तो आर्य का मतलब एक्सपर्ट, कुशल, परफेक्ट, और जो वो उस काम में परफेक्ट नहीं है तो वो अनाड़ी है। तो अनार्य का अर्थ हुआ जो अनाड़ी है, जिसको काम करना नहीं आता, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको विचार करना नहीं आता, वाणी विचार व्यवहार जिसका सब गड़बड़ है, उसका नाम है अनार्य। तो आर्यों से भिन्न विपरीत गुण वाला है। आर्यों के स्वभाव और निवास से पृथक। तो इसकी व्याख्या में महर्षि जी कह रहे हैं आर्यों के स्वभाव से पृथक है, उसका स्वभाव विभिन्न है। पृथक मतलब विपरीत स्वभाव वाला। आर्य लोग तो वेदानुकूल आचरण करते हैं और ये वेद विरुद्ध आचरण करते हैं। आर्य लोग सभ्यता से बोलते हैं, अनार्य लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, प्रसंग से नहीं बोलते, छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं। आर्य लोग तो वेदानुकूल सच बोलते हैं और छल कपट दोष रहित होकर बोलते हैं। इस प्रकार से, और निवास से पृथक, आर्यों के निवास से पृथक। तो यहाँ निवास का मतलब वो हो गया आर्यावर्त देश से जो दूर के देश हैं जिन्होंने वेद पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ निवास से पृथक का मतलब आर्यावर्त से बाहर के देशों की बात चल रही है। जिन बाहर के देश वालों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया वो अनार्य हो गए। जब तक वहाँ वेदों का प्रचार था तब तक आर्य थे। जब उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया किन्हीं कारणों से तो फिर वो अनार्य हो गए। यहाँ वैदिक परंपरा छोड़ दी, इसलिए उल्टा सीधा करने लगे। चोरी, व्यभिचार, झूठ, छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, इस प्रकार के विरुद्ध आचरण करने लगे। और विदेशों में रहने वाले वो लोग जो आर्य आचरण से विरुद्ध आचरण वाले हैं वो अनार्य हैं। इससे ये भी पता चलता है कि स्थान कोई मुख्य नहीं है,
आचरण मुख्य है, क्योंकि आर्य का लक्षण बताया जो वेदानुकूल आचरण करे। वेदानुकूल आचरण वाला व्यक्ति भारत में भी रह सकता है, जापान में भी रह सकता है, चीन और अमेरिका में भी रह सकता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं भी रह सकता है। कोई स्थान के कारण वो आर्य नहीं कहलाता। आर्य स्थानवाचक शब्द नहीं है, गुणवाचक शब्द है। और चीनी, जापानी ये स्थानवाचक शब्द हैं। जो जापान का निवासी है, जापान का उत्पन्न हुआ है, जिसका जन्म जापान में हुआ वो जापानी, रूस में हुआ तो रूसी। ठीक है ना, इस प्रकार से समझना चाहिए। वो स्थानवाचक शब्द हैं। आर्य शब्द स्थानवाचक नहीं है, वो गुणवाचक है। तो आर्य के गुण जिसमें होंगे वो आर्य कहलाएगा। स्थान वो कोई भी रखे, भारत में रहे चाहे विदेश में रहे, कहीं भी रहे। परंतु यहाँ जो निवास से पृथक लिखा है, आर्यों के निवास से पृथक, इसके पीछे की बैकग्राउंड ये है कि जो आर्यावर्त देश से दूर वाले देश हैं, इस निवास से दूर निवास वाले हैं, और उन्होंने वेद पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए वो अनार्य हो गए। और इस परिभाषा में देखेंगे तो भारत में रहते हैं और फिर भी वेद नहीं पढ़ते, वो भी अनार्य है। आर्यों के गुण से विरुद्ध है, वो अनार्य है, चाहे भारत में रहे चाहे विदेश में रहे, कहीं भी रहे। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। मुख्य बात तो गुण की है, आर्य वाला गुण उसमें होना चाहिए। और फिर आगे कह रहे हैं, इन सब स्वभावों से पृथक डाकू, चोर, हिंसक, ये सारे वही लक्षण हैं अनार्यों के। आर्यों से विरुद्ध, वेदों के विरुद्ध आचरण करने वाले चोर, डाकू, हिंसक, अत्याचारी, अंडे मांस खाने वाले, बकरे खाने वाले, ये सारे हिंसक दुष्ट मनुष्य हैं। तो ये सारे दस्यु कहलाते हैं। ये दस्यु नाम भी प्रचलित है, पुराना है, ये भी सुनते आ रहे हैं। दस्यु का सीधा अर्थ लोग डाकू ही समझते हैं। तो जो वेद विरुद्ध आचरण करेगा वो चोर डाकू ही तो है। वेदानुकूल आचरण करेगा तो ईमानदार होगा, सच्चाई से व्यवहार करेगा। जो इससे उल्टा करेगा तो वो चोर डाकू ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से आर्य और दस्यु ये दो मुख्य शब्द हो गए। इन दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 42। अब आगे 43, वर्ण। जो गुण और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है वह वर्ण शब्दार्थ से लिया जाता है। तो जैसे कल परसों भी बात चल रही थी, वर्ण जो है वो जाति के प्रसंग में बताया था मैंने। जाति का नाम जो आजकल लोगों ने जन्म से जाति मान ली, वो वर्मा, शर्मा, खुराना, खन्ना आदि आदि, यादव, ये कोई जाति नहीं है। जाति तो मनुष्य है और वो जीवन भर वही रहती है। एक ही जाति होती है, उसमें व्यक्ति करोड़ों अरबों हो सकते हैं। और ये जो वर्मा शर्मा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, ये जो शब्द हैं ये व्यवसाय बोधक शब्द हैं, जो उनका व्यवसाय है, काम धंधा। तो जो काम धंधा है उसके लिए पुराना प्राचीन शब्द है वर्ण। वर्णः वृणोतेः, ऐसी एक निरुक्ति है, वर्णः वृणोतेः। जो व्यक्ति व्यवसाय चुनता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, जो उसने चुन लिया, वर्ण किया, स्वीकार किया, वो वर्ण है। तो उसने देखा मेरी रुचि कैसी है, मेरे संस्कार कैसे हैं, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, उसको डॉक्टरी करना अच्छा लगता है, उसके पिछले जन्म के संस्कार ऐसे हैं। कुछ माता पिता ने संस्कार बना दिए, फिर उसके मन में बैठ गई बात कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसने जो डॉक्टर का व्यवसाय चुना, इस चुनाव का नाम वर्ण है। और ये वर्ण उसको कब दिया जाएगा? जब वो पढ़ लिख करके वो योग्यता प्राप्त कर लेगा। जब योग्य बन जाएगा, गुणकर्म योग्यता उसकी ऊंची हो जाएगी, उस फील्ड की हो जाएगी, तब उसको वो डिग्री दी जाएगी, वो है वर्ण। तो वर्ण का सीधा अर्थ हो गया व्यवसाय। तो वर्ण शब्द से गुण कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है। तो जाति तो मनुष्य की रहेगी, लेकिन वर्ण उसमें कई होंगे अलग अलग, जिसकी योग्यता जैसी होगी उसको वैसा वर्ण दिया जाएगा। तो ये वर्ण का अर्थ हुआ, जैसा गुण कर्म हो व्यक्ति में वही उसका वर्ण कहलाएगा। अब अगले 44वें सिद्धांत में बताते हैं वर्ण के भेद, कि वर्ण कितने प्रकार के हैं। 44 वर्ण के भेद।
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि हैं वे वर्ण कहलाते हैं। ये 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अभी बताया वर्ण वो है जो गुण कर्मों के योग से हो, जन्म से नहीं। तो आजकल ये गलत प्रथा चला रखी है, ये ब्राह्मण है, ये जन्म से ब्राह्मण है, ये जन्म से क्षत्रिय है, क्षत्रिय के बच्चे को जन्म से क्षत्रिय बोलते हैं। ये गलत है। ना तो वो जाति है, ना वो जन्म से होता है। जाति मनुष्य की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, महर्षि जी कह रहे हैं ये वर्ण है। और वर्ण क्या बताया? जब योग्यता बनेगी तब उसका वर्ण होगा। जन्म से तो कोई वर्ण नहीं किसी का भी। तो जो पढ़ लिख कर विद्वान बन जाएगा, पढ़ाने में समर्थ हो जाएगा, अध्यापक बन जाएगा, तब उसको अध्यापक की डिग्री दी जाएगी। लो भाई, आज से तुम अध्यापक बन गए, अब जाओ पढ़ाओ, प्रचार करो, प्रवचन करो। तो वो जो उसको डिग्री दी गई वो है वर्ण। और जो युद्ध कला जानता है उसको ट्रेनिंग देकर तैयार कर दिया, युद्ध लड़ना, देश की रक्षा करना, प्रशासन करना, ठीक है, तो उसको डिग्री दी गई, तुम क्षत्रिय हो, जाओ अपना ये काम करो। तो जैसी योग्यता बनेगी वैसा वर्ण दिया जाएगा, जन्म से नहीं है। ऐसे ही जो खेती में, व्यापार में, उद्योग धंधों में एक्सपर्ट होगा, पढ़ लिख करके वैसी योग्यता बना लेगा, उसको तीसरी डिग्री वैश्य की दी जाएगी कि तुम व्यापारी हो, जाओ अपनी इंडस्ट्री लगाओ। और तुम्हारी खेती में रुचि है और तुमने खेती में अपने अच्छी PhD कर ली है, जाओ तुम खेती करो और उत्पादन करो अनाज का। इस प्रकार से वो वैश्य कहलाएगा। और चौथा है शूद्र। शूद्र बेचारा वो 4th क्लास है, उसकी बुद्धि नहीं चलती, वो ना तो पढ़ने लिखने में इतना योग्य था, पढ़ नहीं पाया, 4, 5, 6 क्लास पढ़ा, बस छुट्टी। फिर कह दिया मेरे तक दिमाग नहीं चलता, ये आपका मैथ्स मुझे समझ नहीं आता, आपकी केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती। फिर उसको पाठ दिया, याद कर लो, नहीं होता याद, चलो जाओ तुम खेत में काम करो। तो 5, 4 क्लास पढ़ के छोड़ देता है, बुद्धि काम नहीं करती, मेहनत नहीं करता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, रुचि नहीं है। तो फिर उसका शरीर तो है ना, चलो भाई तुम शरीर से काम करो, कुछ तो करो ना, ऐसे फ्री में तो खाना नहीं मिलेगा। रोटी खानी है तो काम करना पड़ेगा। बुद्धि वाला काम करो तो ब्राह्मण, ताकत वाला काम करो तो क्षत्रिय, और व्यापार, उत्पादन, ट्रेडिंग, बिजनेस, इंडस्ट्री चलाओ तो वैश्य। तो इन सब कामों में बुद्धि चाहिए। पर जिसकी तीनों में से कहीं भी बुद्धि नहीं चलती तो फिर उसको कहो चलो भाई जाओ खेत में काम करो, पत्थर ढो, सड़क बनाओ, हैं, दीवार बनाओ, मिस्त्री मजदूर का काम करो। तो वो मजदूरी करके फिर फिजिकल लेबर करेगा, सेवा कार्य करेगा और पिछले 3 वर्णों को सहयोग देगा। ब्राह्मण को सहयोग देगा, शूद्र जो उसकी सेवा करेगा, उसका खाना बना देगा, कपड़े धो देगा, झाड़ू पोछा लगा देगा, वो सेवक का काम करेगा, वो शूद्र है। या फिर क्षत्रिय की सहायता करेगा, उसको सामान पहुंचाएगा, युद्ध का सामान, खाने का सामान, और भी इस तरह से जो भी उसके कमरे साफ़ सूफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, हथियार साफ़ कर देना। तो इस प्रकार से क्षत्रिय का भी वो सहयोग करेगा, ब्राह्मण का भी सहयोग करेगा। कोई शूद्र ब्राह्मण का सहयोग करेगा, कोई दूसरा शूद्र क्षत्रिय का सहयोग करेगा, कोई तीसरा शूद्र वैश्य का सहयोग करेगा, वो कारखाने में मशीन चलाएगा, कोई खेत में काम करेगा। इस तरह से वो ये शूद्र तीनों की सहायता करेंगे। वो 4th क्लास उसको कहते हैं, जो इस प्रकार से सेवा मजदूरी आदि करता है। तो वो वही करेगा बेचारा, जो पढ़ लिख नहीं पाया तो उसको यही काम दे देंगे। कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, तभी कोई उसको रोटी खिलाएगा, पैसा देगा, ऐसे कोई नहीं देता। फ्री में न देना चाहिए, न फ्री में लेना चाहिए। बिल्कुल मुफ्त में खाना निंदित कर्म है। प्रतिग्रह प्रत्यवरः, महर्षि मनु जी ने कहा है, देश का कोई काम नहीं करते और मुफ्त में भीख मांग के खाते हो, ये अच्छा नहीं है, ये गलत काम है। ऐसे ना तो व्यवहार भानु में भी शायद लिखा महर्षि जी ने कि जो बिल्कुल आलसी निकम्मा हो, कुछ काम नहीं करता, उसको मुफ्त में ना तो खिलाना चाहिए और ना उसको खाना चाहिए, या ऐसा था कुछ खाली रखना नहीं चाहिए या खाली रहना नहीं चाहिए। भाव उसका यही था, ना तो किसी को खाली रहना चाहिए, ना किसी को खाली रखना चाहिए, सबको काम करना चाहिए। तो इसलिए पुरुषार्थ करो, फिर कमाओ और खाओ। तो ये 4 वर्ण के भेद हो गए।
ठीक है।